चालू करिए। नमस्कार, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है प्रिसा आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास विच इज रन बाय सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर एंड ब्यूरोक्रेट, करोल बाग, न्यू दिल्ली। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बीपीएससी स्पेशल वीडियो आपको बताया, जिसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बताया। 15 ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज बनाए जिसमें से एक मिलिट्री एक्सरसाइज आपके पेपर में मिलना तय है। अब बीपीएससी का वीडियो जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं वो यूपी के लिए भी स्पेशल है, एमपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस के प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए वो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लेस देन 30 डेज हमारे पास हैं बीपीएससी के लिए। तो जो बच्चे बीपीएससी की सीरियस में तैयारी कर रहे हैं वो उस वीडियो को देख ले, 3-4 बार देख ले। छोटा सा वीडियो है, 2.0 स्पीड करके आप देख सकते, केवल आप सुन लीजिए, आपका एक सवाल तय है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं इंडेक्स, रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम और द बीपीएससी चर्चा करूंगा। ड्यूरेशन 15 मिनट का ही रहेगा ताकि आप लोग बोर ना हो और मोनोटोनस भी ना हो। आप 15 मिनट के अंदर जो है आप 1 नंबर 2 नंबर के जो सवाल है 2 क्वेश्चन आप कर ले, उतना आप सही कर ले। तो बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट है और उस पर काफ़ी मेहनत होते हैं। इसके लिए आपको प्रिसा आईएएस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मोटिवेशन इसी तरह से हमें मिलता रहे और बेहतर कंटेंट जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है उसको हम आपके सामने लाते रहे। तो जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और एनसीईआरटी के सीरीज में हमने एटम एंड मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट कर दिया था और आपसे कहा भी था कि आप एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आप पढ़ते चलिए और आपके सवाल हो जाएंगे। और 67th बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था बच्चों, उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आया था न्यूक्लियस के ऊपर कि न्यूक्लियस में जो मास होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है या एटम का जो मास होता है वो डिसाइड करता है किसके थ्रू, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां पे होते हैं? एटम के अंदर होते हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर केवल एनसीईआरटी ही अगर आपको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दूं तमीज से और एकदम बारीकी से आपको समझाते चले बिटवीन द लाइन, तो किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन, यूपीएससी का एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा। इसकी पूरी गारंटी प्रिसा आईएएस की तरफ से मैं लेता हूं। और एनसीईआरटी पेड बैचेस भी ओपन है, ठीक है, और यूट्यूब फ्री बैचेस जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। पेड बैचेस भी ओपन है। पेड बैचेस कितना अलग है आप उसको ज्वाइन करिए, आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन डिस्कशंस मिलेंगे। बाकी आप एक सिस्टमेटिक वे में एक क्रमबद्ध आपको लेक्चर वहां पे मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए वीडियो आनी बंद हो जाएंगे, यूट्यूब पे मैं नहीं कवर करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे एनसीईआरटी बैच चलेगा, चलता रहेगा, पूरा एनसीईआरटी बैच चलेगा। अंतर फ्री और पेड का बस ये है कि अगर आप पेड बैच एनसीईआरटी का लेते हैं तो उसको में आपको एक शेड्यूल वाइज, स्केलेटन वाइज लेक्चर्स मिल जाएगा, ड्यूरेशन वाइज लेक्चर एनसीईआरटी का मिलेगा, जो कि आपके तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके टाइम कंज्यूमिंग के लिए जो टाइम आपका मिनिमाइजेशन हो सकता है, आपका समय जो हम बचा सकते हैं वो वहां पे होगा। और आप जब पेड बैच लेते हैं तो आप एक अनुशासन में आके पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ये ऐसा लगता है कि हमने गुरुदक्षिणा दी है तो हमें पढ़ना चाहिए। बाकी यूट्यूब पे, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो इसके नीचे 50 वीडियो और रिकमेंडेशन सिस्टम में दिखा रहा होगा। तो आप पढ़ना तो चाह रहे थे जनरल साइंस, लेकिन आपने मेरी पूरी वीडियो कंटिन्यू नहीं की और तुरंत आप स्विच कर गए दूसरे वीडियो पे जो अट्रैक्टिव थंबनेल था। तो साइकोलॉजिकली आपको पता भी नहीं चला और आपका जो जो आधे घंटे में जो चीज़ आप सीख सकते थे, आपके 3 घंटे वेस्ट हो चुके हैं। यानी 2.5 घंटा जो आपका वेस्ट गया है, उस 2.5 घंटे को हम बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग ऐप पे स्विच करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत जाके कोर्स परचेस करिए, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, बट यू हैव टू स्विच अवर ऐप सो दैट आपको ऐप का इंपॉर्टेंस समझ आए। ये जो सारे लेक्चर्स हैं मैं यहाँ पे, जैसे अभी यूट्यूब पे ऐड आता है, अब डिस्ट्रैक्शन से बचिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो जो उसका सबसे महत्वपूर्ण एक पिलर होता है वो होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेंटी ऑफ कोर्सेस है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट कि यूट्यूब पे कोर्सेस नहीं है, लेकिन क्या वो कोर्स आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये सवाल आपके लिए जरूरी होना चाहिए। अगर आप अपनी तैयारी को 6 साल
लगा दिए जो कि आराम से 1 साल में हो सकती थी, वो इस वजह से हुआ है। ये सारी बातें हम वैसे भी वेबिनार में ये सब बातें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा आपको बता दें, जो समय लगता है 8 साल 9 साल जिन बच्चों को लग जा रहा है, आप इस बात को जान के हैरान होंगे। हमारे काफ़ी ऐसे नोन टू है जो को काफ़ी साल लग गया और दे हैव अ ग्रेट एम्पल ऑफ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड कमांड ऑफ सब्जेक्ट, बट दे नेवर क्वालिफाई एग्जामिनेशंस। द रीजन बिहाइंड इट इज दे आर डिस्ट्रैक्टेड, ओनली दैट इज। नॉलेज बहुत है उनके पास, नॉलेज इतना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ते पढ़ते अपने हॉस्टल में पीएचडी कर लिया, दे डिड डॉक्टरेट इन पीएच इन पर्टिकुलर द रिस्पेक्टिव ऑप्शनल्स, बट सिविल सर्विस उनसे नहीं क्वालिफाई हो पाया। बट इसका कतई मतलब नहीं कि वो उनको नहीं आता था, बस इतना ही गलत हुआ कि उनको कोई सारथी नहीं मिला। जिस तरह से प्रिसा आईएएस दिन रात प्रयास कर रही है आपको कि एक बेहतर सारथी आपको प्रोवाइड किया जा सके, गाइडेंस आपको दिया जा सके, ताकि हर वो गांव का बच्चा, तबके का बच्चा, गरीब बच्चा जिसको कभी गाइडेंस मिला ही नहीं, जिसके कभी उसने सपने देखे ही नहीं कि हमसे ये हो पाएगा, क्योंकि सपने देखने नहीं दिए गए। सपने देखने दिए नहीं गए, क्यों सपने आपको नहीं देखने दिए गए? क्योंकि अगर आप सपने देख लेंगे, अगर आप सपनों को पूरे कर लेंगे, तो फिर आप ये जो सो कॉल्ड लाइट क्लास है उनके लिए आप काम नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को। और इसी मुहिम के साथ कि हम चाहते हैं कि हर वो बच्चा जो महंगी कोचिंग 2 से 2.5 लाख की जो सो कॉल्ड दिल्ली की कोचिंग है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में यह मान लेता है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इस बात को समझिएगा। इट इज टाइम फॉर चेंज। हम बदलते भारत में हैं, और बदलते भारत में बदलाव तभी आएगा जब एक ग्रास रूट का व्यक्ति अधिकारी बन पाएगा, सिविल सर्वेंट बन पाएगा, तभी वो अपने समाज के लोगों के लिए भला कर पाएगा। और वो तभी हो सकता है जब उसे बेहतर एजुकेशन मिले अफोर्डेबल फीस पे। तो अफोर्डेबल फीस पे आपको मार्केट में बहुत सारे लोग सस्ता भी दे रहे हैं, बट आप ये समझिए वो सस्ता चाइनीज प्रोडक्ट जैसा ही है, वो टिकेगा नहीं। वो ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है, आपको उस टारगेट से अलावा चारों तरफ की चीजें पढ़ाई जा रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम जिसको कहते हैं, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, मैं चाहूंगा उससे समझाने की कोशिश करूंगा। आप टारगेट कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए, और आईएएस बनने के लिए जितने संसाधनों की रिक्वायरमेंट है, जो टूल्स एंड टेक्निक की रिक्वायरमेंट है आपको, उसको पढ़ाने के बजाय जो लोग सस्ती कोर्सेस मार्केट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर रहे हैं, वो आपको इसके चारों तरफ की इर्द गिर्द चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ और पढ़ा रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। शायद उस कंटेंट को पढ़ने से आपका कभी भी आईएएस तो नहीं निकलेगा, या स्टेट सिविल सर्विस भी नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है, दे आर टीचिंग यू ओल्ड कंटेंट, नॉट अपडेटेड, करिकुलम के हिसाब से जो अभी मार्केट में डिमांड है, जिस हिसाब से कंपटीशन इवॉल्व हो रहा है। आप देखेंगे स्टेट पीसीएस काफी ड्रास्टिकली चीजें चेंज कर रही है। मैं अपना अगर अब यूपी की बात बताएं, तो यूपी पीसीएस जब से पैटर्न चेंज किया है पिछले 3 सालों का, अगर आप पेपर देखते हैं तो काफी ज्यादा सिस्टम चेंज हो चुका है। और अभी जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं, दे आर स्टिल टीचिंग यू लाइक अ ओल्ड फैशन, और उनके रिसोर्सेस कतई रिलेवेंट नहीं है। ये मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूँ, और मेरे पढ़ाए गए अनुभव से भी कह सकता हूँ, और पढ़े हुए अनुभव से भी कह सकता हूँ। दोनों है मेरे पास, पढ़ने का भी अनुभव है और पढ़ाने का भी अनुभव। बात मानिए इसको। तो इधर उधर की चीजें ना पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, जो कि आपको सीधे सिलेक्शन दिलाए कम समय में, सीधे। वो जो आपके रिसोर्सेस हैं लिमिटेड हों, लेकिन वो लिमिटेड रिसोर्स में हो क्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। क्योंकि हमारा जो मन है वो मानता नहीं है, दिल हमारा मानेगा ही नहीं। हम इधर उधर की चीजें पढ़ लेंगे, हम हिस्ट्री के ऊपर 25 किताब पढ़ने वाले जो कि इरिलेवेंट है, जरूरत ही नहीं है।
क्या जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, वो प्रिसा आईएएस आपको बता रही है। आंख बंद करके मैं कह रहा हूं, आप अपने आंख पे पट्टी बांधिए और हमारे डायरेक्शन को बस सुनते रहिए, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी प्रिसा आईएएस लेती है। हाथ हमारा पकड़ लीजिए, हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे और प्रिसा आईएएस आपको आपके मंजिल पे पहुंचा के दम लेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। आप इधर उधर भटकेंगे तो आप भटकते रहेंगे, अपना समय खराब करेंगे, फिर मेरी बातों पे आप गौर करेंगे और तब तक समय निकल चुका होगा, तब तक आप भीड़ से पीछे हो चुके होंगे। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे समय समय पे मेंटरशिप प्रोग्राम, हाउ टू स्टडी, वाई, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ना है, कैसे ब्रेक लेना है, कैसे थक जाएं तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि हर 7वें दिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मार्क माई वर्ड ऑन योर पेज, एवरी 7 डे यू फिल दैट, कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं बना हुआ है। हमारे लिए तो वही काम बना हुआ है जो घिसे पिटे हमारे पूर्वज करते हैं, वही काम बना है। को बदलना है, ये तभी बदलेगा जब युद्ध स्तर पर लगा जाएगा, और युद्ध स्तर पर लगने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हमने तो दे दी, सर ने भी दे दी। प्रिसा आईएएस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सफलता अब आपके ऊपर है, सफलता आप तभी पाएंगे जब आप हमारे दिए गए कुर्बानियों को आप सफल बनाएंगे और इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ेंगे। नहीं नहीं तो आप भटकते रहेंगे, और ये जो गरीबी का विशियस साइकिल है, इसमें आप बने रहेंगे। सरकारी नौकरी के चक्कर में आपके 10 साल खत्म हो जाएंगे। आप कब 20 से 30 पे आ जाएंगे आपको ये नहीं पता चलेगा। 20 साल पे शुरू करेंगे, 30 साल पे हो जाएंगे, आपका 10 साल भी वेस्ट, और आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में नहीं लगेगा। ये मार्केट में मैं देख रहा हूँ, इतने एस्पिरेंट को हमने पढ़ा दिया है, ट्रेन किया है, ट्रेन में मोर देन 1000 स्टूडेंट। तो मुझे पता है बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं। अखबार रोज पढ़ते हो आप लोग, द हिंदू 2 घंटे पढ़ते हो, बट आपका वो 2 घंटा वेस्ट हो जाता है। क्यों? आपको पता ही नहीं है, अब गॉसिप पढ़ रहे हो आप। ये आपके आपके एग्जाम्स पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट, आपने उसको पढ़ा ही नहीं। आप तो क्षेत्रीय न्यूज़ पढ़ रहे हो कि आपके यहाँ पे कौन से विधायक एमएलए जीते, क्या लड़ाई हुई, किसने किसको क्या कहा, राहुल गांधी कितना चल दिए, कितनी दाढ़ी बढ़ गई उनकी, आप ये पढ़ रहे हो। आपने आपने न्यूज़ को फिल्टर ही नहीं किया, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कहाँ किया फिल्टर आपने। आपको पता ही नहीं है कि ये वाला न्यूज़ पेपर 1 से है, पेपर 2 से है, पेपर 3 से है कि नहीं है, जीएस पेपर में कहाँ आएगा। यू डोंट हैव रिमेंबर योर सिलेबस इवन। ये सारी कमियां हैं आपकी तैयारी के में, और इन कमियों को दूर करने के लिए ही प्रिसा आईएएस का ये इनिशिएटिव है। और वेबिनार हमारा आपको ये सारी कमियों पे, कहते हैं ना गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट मिला था, उसी तरह से आपकी तैयारी के लिए जो एनलाइटमेंट वाला पार्ट है या दौर है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको कर पाए। रास्ता दिखा रहे हैं आपको, टॉर्च लेके चलना है आपको हमारे साथ। वेबिनार में आप लोग बने रहिए, वेबिनार आपके साथ जल्द से जल्द आ रहा है, और इसका भी अगेन टारगेट है। तो आप वेबिनार, द मेगा वेबिनार आपको दिया जाएगा विद फ्री इनिशिएटिव, और ऐसा वेबिनार आपको नहीं मिलेगा। आप टॉपर्स टॉक्स बहुत सुने होंगे, टॉपर्स, आपको बता दूं सारे टॉपर्स सच बोलते भी नहीं हैं। बहुत आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूँ टॉपर्स बोलते नहीं, आई जस्ट डू रैंडम सेल्फ स्टडी एंड मेरा हो गया। वो गुमराह भी करते हैं। ठीक है, सफलता ऐसे नहीं मिलती, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। तो चलिए, आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी बैच। जैसा कि वादा है आपको कि एनसीईआरटी कराया जाएगा, तो एनसीईआरटी आपको कराया जा रहा है। अब आप इसको किस तरह से लाभ लेते हैं ये आपके ऊपर है। तो दैट इज एनसीईआरटी जनरल साइंस फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। नीचे एक लाइन लिखी हुई हिंदी में, अगर आपको ना दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ, एनसीईआरटी से ही होगा। तो यू विल क्रैक योर एग्जामिनेशन थ्रू एनसीईआरटी एज वेल। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और मैंने इसको खुद आजमाया है, इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ये टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, पढ़ाया हुआ, ठीक है, अनुभव है मेरा ये। तो लेट्स कम टू द अवर एनसीईआरटी पार्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जिस्ट देखते हैं, देन आई विल गो फर्दर।
ओके, तो मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बता दिया था, उनकी वैलेंसीज के बारे में बता दिया था। और अब इसमें एक टॉपिक और रहता है कि जो फॉर्मूलेज हम लोग लिखते हैं सर, हमने बोला वाटर H2O होता है, तो वो कैसे हमने H2O लिख दिया? हमने कहा कॉमन सॉल्ट बोला, NaCl बोला, तो NaCl ही क्यों हुआ? Na के साथ कुछ और क्यों नहीं आया? ये जो फॉर्मूला लिखने का जो टेक्निक है वो कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के भी बारे में बता दिया था, थोड़ी नजर आज भी डालेंगे उस पर। तो जनाब फॉर्मूला लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल हमने कहा मुझे सोडियम क्लोराइड लिखना है, मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि मुझे सोडियम क्लोराइड लिखना है NaCl, तो NaCl में Na कितना आएगा, ये हमारे सामने समस्या है। ठीक है, तो हमने सोडियम लिख दिया, सोडियम, और यहां लिख दिया क्लोराइड। अब एक बात तो समझ आ गई कि सोडियम में तो लगेगा Na और क्लोराइड में लगेगा Cl, क्योंकि हमें सिंबल याद हो चुका अभी तक। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमें जाननी है वो जानना है इनकी वैलेंसी। तो सोडियम की +1 और क्लोरीन की जनाब -1। अब क्या करें? अब इन वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके वैलेंसी क्लोरीन को दे दीजिए, इसका वैलेंसी सोडियम को दे दीजिए, तो सर आपका ये बनेगा Na1Cl1, जिसको हम लोग, क्योंकि अगर 1 है तो हम 1 नहीं लिखते क्योंकि अंडरस्टूड होता है, NaCl बन गया। ऐसे ही जब हमें वाटर का सिंबल लिखना पड़ता है फॉर्मूला, तो हमें पता होना चाहिए वाटर में H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, हमने लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है +1 होती है और क्लोरीन की होती है -2। अरे ऑक्सीजन की हमें क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो H2O ये बन गया आपका हाइड्रोजन। आपको लिखना है कॉपर ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे सारे सिंबल दिए हुए भी, देखिए लिखने का तरीका दिया हुआ भी है। सोडियम नाइट्रेट अगर आपको लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है सोडियम नाइट्रेट, एक सॉल्ट होता है ये, तो सोडियम नाइट्रेट अगर आपको लिखना है तो सोडियम के लिए लगेगा Na और नाइट्रेट के लिए लगेगा NO3। ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? ऐसे आयन जिनमें एक से ज्यादा एटम होते हैं उनको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अगर आपको समझना है कि व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, तो ऐसे आयंस जो कि 2 से 2 और मोर देन 2 एटम से बने होते हैं उनको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी होती है -1, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी होती है -1, सल्फाइड वैलेंसी होती है -2 एंड सल्फेट। सल्फाइड और सल्फेट में आपको याद रखना है जिसमें ATE आता है वो SO4 होता है, सल्फेट ATE जिसमें आता है, और एक होता है सल्फाइड जिसमें IDE आता है, वो आपका 3 वाला होता है, 3 ऑक्सीजन वाला होता है। इस पे लगे हुए जो चार्ज हैं वो इसके फॉर्म वो है, क्या कहते हैं, वैलेंसी है। तो मान लीजिए अगर आपसे मैंने बोला कि आप लिखिए सोडियम सल्फेट, क्या लिखा जाए, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट मतलब सोडियम के लिए सिंबल चाहिए आपको Na और सल्फेट के लिए क्या चाहिए सर, SO4। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फाइड की वैलेंसी होती है -2, इनको हम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका जनाब बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। उम्मीद है अब आपको फॉर्मूला लिखना जीवन में, या कभी आप अपने आप को, जैसे मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज से पढ़ रहे हो, BA फर्स्ट ईयर में हो और आपके घर में कोई भाई है 9th में, वो पूछ लिया दीदी बताओ सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो अपना मुंह छुपाने लगो इधर उधर, कहा पूछ दिया, हंस देगा आपके ऊपर। ठीक है, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है केवल कि आप कोई एग्जाम क्रैक करें, पढ़ाई का मतलब ये भी है कि मिनिमम नॉलेज तो आपके सराउंडिंग की भी आपको होनी चाहिए। जैसे आपके घर में नमक है, NaCl कहते हैं उसको, कॉमन सॉल्ट, जो नमक खाते हो दिन रात उसको NaCl बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, जो घर में आपके नमक है सफेद सफेद वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब मेरा लेक्चर जिसने देख लिया उसको पता चल जाएगा, अब वो इधर उधर मुंह नहीं छुपाएगा जब बच्चा पूछेगा, छोटा आपका भाई पूछ लिया, कोई पूछ लिया,
ये सभी के लिए है। जो मेरी ये जो जनरल साइंस की वीडियो है बच्चे, ये सभी के लिए है। ये जो भी व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है किसी भी एग्जाम के, चाहे वो क्यों ना टेट का एग्जाम दे रहा हो, क्यों ना वो हरियाणा टेट का दे रहा हो, क्यों ना वो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दे रहा हो, क्यों ना वो बीपीएससी का दे रहा हो, बीपी ट्रिपल एससी का क्यों ना दे रहा हो, वो हर एग्जाम आई विल कवरिंग हियर, सभी कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड में आपको सोडियम और क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, समझिएगा। सोडियम की क्या वैलेंसी होती है 1, और क्लोरीन की होती है -1। हम क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन गया हमारा NaCl। तो जो नमक खा रहे हो ना, उस नमक का फार्मूला है ये। सवाल ऐसे ही आते हैं आपके चारों तरफ, इर्द गिर्द जो आपके घर में है उन्हीं पे सवाल आते हैं। आपको लगता होगा कि सवाल कुछ इधर उधर से आता है, सर इधर उधर से नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद एक मोल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि इससे भी फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो पूछी गई है 6.022 × 10⁻23 एटम्स होता है, मैं आपको बता देता हूं। So let's come to the our blackboard. मोल कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि जाओ मार्केट से 1 दर्जन केले खरीद के आओ, जब मैंने आपसे कहा जाइए मार्केट से 1 दर्जन केले ले आइए, तो आप जाएंगे मार्केट में, दुकान वाले कहेंगे 1 दर्जन केले दे दो भैया, तो 1 दर्जन का मतलब हुआ कि वो दुकान वाला आपको 12 केले दे देगा। या आपसे कहा गया जाइए मार्केट से 1 लीटर दूध लाइए, जो कि 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। इसी तरह से अगर कह दूं मैं आपसे कि जाइए मार्केट से 1 मोल कार्बन खरीद के लाइए, आप थोड़ा सा हैरत होंगे, बस समझने का तरीका बस ये वो मोल नहीं जो आप समझ रहे हो कि तुम्हारा कोई मोल नहीं, वो वाला मोल नहीं है, केमिस्ट्री का मोल। तो 1 मोल का मतलब होता है कि 6.022 10⁻23 कार्बन एटम। थोड़ा सा मैं इसको और वेरीफाई कर लेते हैं एनसीईआरटी से। लेट्स कम टू लिटिल बिट एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे को 22 और 23 में लग रहा है डाउट। तो या आई एम करेक्ट, 23 ही है, ठीक है, 23 ही है। यानी कि जब मैं 1 मोल की बात करूंगा तो यानी इतना काफी बड़ी क्वांटिटी है, ये समझिएगा, ये इट इज वेरी ह्यूज क्वांटिटी। इतना आपको जो है कार्बन का एटम मिल जाएगा, जो कि 10⁻23 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, और 6.02 है। जिनने इसके बारे में खोजा था उनके नाम पे इस वैल्यू को रखते हैं, जिसको बोलते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। उन्होंने खोजा था, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रख दिया गया। तो डायरेक्ट अगर आप देखोगे एग्जाम में पूछा था एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, आपको डायरेक्ट वैल्यू होगा। पेपर का ऑप्शन कैसे बनेगा, ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए 6.022 10⁻23, ऑप्शन बी 6.022 10⁻22, ऑप्शन सी 6.022 10⁻⁻23, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वनडे एग्जाम्स में और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट, अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, तो मैंने यूपी का पेपर डिस्कस कर रहा था, तो यूपी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। आपको ये जान के हैरत होगी, यहां तक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछा था, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि ये अलग से एक पूरा टॉपिक है, लाइट चैप्टर। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हम आपको इस बारे में समझा देंगे क्या चीज है। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो बहुत आश्चर्य मत होइएगा, जो इतनी छोटी चीजें बता रहा हूँ ये भी पेपर में आता है। उम्मीद है आपको समझ आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं चाह रहा हूं कि पूरा जो एक जिस्ट एक तरह से फिर समझाने की कोशिश करूं। तो मैंने अभी तक की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो नया पार्टिकल आजकल खोजा जा रहा है या खोज लिया गया है जिसका नाम है क्वार्क, ये पूछा गया है।
द फोर्थ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम इज क्वार्क। क्वार्क ये आपका फोर्थ सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसके डिस्कवर किसने किया था, इसका नाम पूछा था एग्जाम में, नाम आप लिख लीजिएगा, गैलमन। गैलमन ने खोजा था, GELLMAN, गैलमन, डबल एन। ये पूछा हुआ सवाल था, ये पूछा है सवाल मेरे पास है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, एक पेपर में पूछा गया था कि 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी पूछा गया है। एमस्ट्रांग जो होता है ये यूज करते हैं हम लोग वेवलेंथ को नापने के लिए या छोटी यूनिट को नापने के लिए। तो आप आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर वेवलेंथ क्या चीज होती है। चलिए आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सब चीजें बताते चलता हूं। तो मान लीजिए वेवलेंथ जो होती है वो साउंड जो है वो या जो वेव है वो साइनोसाइडल कर्व शो करती है, इस तरह से शो करती है। तो ये जो हम्प उठा हुआ है इसके बीच से एक पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों हम्प के बीच की जो दूरी होती है इस हम्प को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जो कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, मान लीजिए क्रस्ट 1 है, ये क्रस्ट 2 है, तो क्रस्ट 1 और क्रस्ट 2 के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट जो होती है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करती है, कंप्लीट साइकिल, यहां से लेके ये एक कंप्लीट साइकिल है जो रेड पार्ट है। एक सेकंड में कितनी बार ये ऐसे ऑसिलेट करती है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि होती है 1/T, जो कि टाइम पीरियड होता है। और जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ वेव बोलूंगा बेटर होगा, ये होता है आपका वेवलेंथ अपॉन टाइम। अब टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मैंने बताया 1/, इसको म्यू से भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का आपको बता दे, पूछा था पेपर में, ऐसा यूनिट बताओ क्या होता है। तो बेटा ये होता है हर्ट्ज। जो लोग सुन पा रहे हो मेरे को, हर्ट्ज। नहीं सुन पा रहे तो यानी फ्रीक्वेंसी मेरी ठीक नहीं है, आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। ये भी पूछा जाता है, ऑडिबल रेंज पूछा गया है, ऑडिबल ह्यूमन ऑडिबल रेंज पूछा गया है, ये सारी चीजें पूछी गई। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है उसकी भी रेंज पूछी गई है। ये पूरी क्लास है जाएगी, मैं बस अभी आया तो मैंने आपको बोला इंट्रोड्यूस कर दूं, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है आपका लैम्डा म्यू, ये आपकी हो जाती है वेलोसिटी की नेक्स्ट फॉर्मूला। उम्मीद है यहां तक आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, एक और यूनिट होती है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर इन द फर्मी। फर्मी इज ऑल्सो यूनिट, ये होती है 10⁻15 होती है, 1 फर्म 10⁻15 मीटर होती है। ये भी यूनिट होती है टू मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। एमस्ट्रांग में भी मेजर किया जाता है, फर्मी में भी, ये दोनों ही यूज होते हैं टू मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर होता है, एटम का क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था कि द एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, ये भी मैंने आपको समझाया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। एक आपको मैंने एटॉमिक नंबर के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया था, मैं सारा जिस्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी जो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है ये यहीं तक आपको जानने की जरूरत है, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। तो हम जस्ट, जो लोग नहीं देख पाए, आई जस्ट जिस्ट इट एट वन प्लेस द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बच्चे बताया था, एटॉमिक नंबर बेटा मैंने आपको ये बताया था, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, बस इनका साइन अलग होता है। अब ये दो चीज और जान लीजिएगा, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर है मान लो एटॉमिक नंबर, जैसे कि किसी का एटॉमिक नंबर है 6, 8, 10, 12, तो जो एटॉमिक मास होगा बच्चे, जो एटॉमिक मास होगा ये होगा 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूं, जैसे कि कार्बन,
कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटे 2 इंटू 6 दैट इज 12 यूनिट। 12 यूनिट। अगर इवन है तो, अगर एटॉमिक नंबर है इवन, अगर इवन नंबर है तो एटॉमिक मास जो होगा बच्चे ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी में लागू होगा ये, बट लागू होता है। ये नियम किसमें नहीं लागू होगा? ये दोनों नियम जो है हाइड्रोजन, बैरियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, उनमें लागू नहीं होगा। ये दोनों ही नियम किसके लिए लागू नहीं होगा? एक्सेप्शन किसके लिए है? दिस इज नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए लागू नहीं होगा, नाइट्रोजन के लिए लागू नहीं होगा, क्लोरीन के लिए लागू नहीं होगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 ही होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है लेकिन मास कितना होता है? 35.5। इसलिए इन तीनों पे वैलिड नहीं है, बाकी हर जगह ये वैलिड होगा। 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, उनके सब, उनको छोड़ के सब पे वैलिड है। इन 3 या 4 को छोड़ देते तो 114 एलिमेंट पे ये वैलिड है, 114 एलिमेंट पे ये नियम वैलिड है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप चेक कर लीजिएगा, पुट अ प्रोडक्ट टेबल और वेरीफाई करते रहिएगा। जैसे मैं बता दूं आपका लिथियम, एग्जांपल ले देते हैं लिथियम। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब 3 क्या है? 3 जो है बेटा ये ऑड नंबर, यहां पे ऑड लिखना था, ठीक है, दिस इज ऑड, जस्ट ऑड बेटा। तो देखिए अगर 3 है तो ये वाला नियम फॉलो होगा, तो इसका मास कितना होगा? इसका जो मास होगा बेटा वो होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7, यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है? 7, जो कि सही है। तो यहाँ पे वैलिडेट हो गया नियम हमारा। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको एक जगह पे बहुत ट्रिकली आपको समझाया जा रहा है। ऐसी चीजें आपको मिलेंगी नहीं, इसके इर्द गिर्द चीजें आपको मिल जाएंगी गुमराह करने के लिए। फिर मैंने आपको आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स उनको ऐसे लिखते, नीचे लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन, यहां लिखा 17, यहां लिखा हमने 35। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताओ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से ये माइनस कर देना, 35 माइनस 17 कर देना है, बस इतना ही करना है आपको। तो 18 न्यूट्रॉन आ जाएंगे आंसर में। याद रहेगा ये बात? कोई समस्या? एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है बेटा जीवन में कभी भी छोटा नहीं हो सकता है एटॉमिक नंबर से, कभी भी छोटा नहीं होगा। एटॉमिक मास जो है वो बराबर हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, किससे? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक मास से बड़ा या उससे बराबर हो सकता है एटॉमिक नंबर से। ये बात भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि सारे सवाल पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा ये भी पूछा था, मैंने आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये भी पूछा गया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये भी पूछा गया एग्जाम में कि इन 1 इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी चार्ज। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ये भी याद रखिएगा। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और यहीं से मैं आपको बता देता हूं कि एसआई यूनिट हो जाओ, कूलम का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो कूलम्स में नापते हैं हम लोग, इसमें नापते हैं कूलम्स में, कैपिटल सी उसका एसआई यूनिट होता है। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? सेम होगा, बस यहाँ माइनस है तो वहां पे प्लस होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा, सेम होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। याद रखिए एक सवाल पूछा गया था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना, क्या रेशियो है? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना रेशियो है? तो ये लगभग 1837, यानी कि एक प्रोटॉन जो है वो 1837 गुना भारी है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। याद रखिएगा एक प्रोटॉन जो है वो कितना भारी है? 1837 गुना भारी है एक इलेक्ट्रॉन से। ये भी बात आप याद रखिएगा, ये रेशियो भी पूछा जाता है आपसे। ऐसी कोई भी चीजें आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको नहीं मिलेगी जो कि आपके
पेपर में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास है मैं उसी बेसिस पे आपको चीजों को सिखा रहा हूं। तो यहां तक ये जो चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल ये खत्म होता है, और एक चैप्टर केमिस्ट्री का हो चुका है, जिससे आपको कम से कम एक सवाल जरूर मिलेगा। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, आपको एक जिस्ट दे देता हूं कि व्हाट आर नेक्स्ट चैप्टर दैट वी कवरिंग इन जनरल साइंस केमिस्ट्री पार्ट। तो जनरल साइंस में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो पहला जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर दूसरा जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन से सवाल बहुत आता है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन। चौथा जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये केमिस्ट्री के चैप्टर अपकमिंग आने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा इसके लिए। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, वन डे एग्जाम के लिए जनरल साइंस की ये सीरीज चल रही है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। पिसा आईएएस की ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, सो डाउनलोड अवर पिसा आईएएस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। पिसा आईएएस, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर। ठीक है, और वहां से लाभ उठाइए, जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज का लाभ उठाइए, गुणवत्ता चेक करिए, पेड कोर्सेज एक्सप्लोर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और इसी के साथ विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।